नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके इस यूनिट सेकंड के पार्ट जो है नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, इसका नाम है असेसमेंट अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंतर्गत जो कर निर्धारण है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में विचार करेंगे। वास्तव में कर निर्धारण हम कहते हैं किसे, असेसमेंट। तो कर निर्धारण के बारे में जो है वो एक ही सीधी सी बात है कि जो कर का दायित्व है वो निर्धारित करना ही कर निर्धारण होता है। अगर अपना संक्षेप में कहें, कर निर्धारण का मतलब कर के दायित्व का निर्धारण करना, यानी उसका कुल मिलाकर के कितना कर का दायित्व बनता है और कितना उसने चुकाया है, कितना बाकी उसको चुकाना है, या ज्यादा चुका दिया तो रिफंड लेना है। ये सब चीजें जो है वो कर दायित्व के निर्धारण के अंतर्गत होती हैं और इसका नाम कर निर्धारण यानी असेसमेंट कहा जाता है। तो इसके जो कर जीएसटी कानून में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कर निर्धारण के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे जो है जीएसटी की धारा 2 जो है 11 उसके अनुसार कर निर्धारण का अर्थ ये है कि जीएसटी कानून में जो है वो कर दायित्व को निर्धारित करना, कर दायित्व निर्धारित करने के ये जो मतलब यही बात सीधी सी एक ही बात बताया कि ये सेक्शन 2 में भी जीएसटी की कि भाई इसका अर्थ होता है कर का निर्धारण करना और मतलब कितना दायित्व उसका बनता है कर का, उसी को हम कर निर्धारण कहते हैं। और इसके अंतर्गत निम्न तरीके इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं कर निर्धारण। स्वयं कर निर्धारण का मतलब यह हुआ कि ये जो कर का निर्धारण है वो कोई भी उचित अधिकारी नहीं करता है। उचित अधिकारी को इस कर निर्धारण से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, कोई विशेष तौर से कोई प्रावधान भी इसके अंतर्गत कोई ऑर्डर भी नहीं होता है। ये वास्तव में जो करदाता होता है वो स्वयं ही ये आदेश जो है वो प्रसारित करता है। हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से ये हुआ कि भाई ये कर का निर्धारण खुद करदाता जो होता है वो क्या करता है कि जीएसटीआर 1 भरता है, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई के बारे में देखते हैं, और जीएसटीआर 2 में इनवर्ड सप्लाई का विवरण भरता है। 2 तो वो रिटर्न भर चुका होता है और तीसरी रिटर्न वो भरता है जो आउटपुट और इनपुट टैक्स दोनों के बाद में जो नेट टैक्स लायबिलिटी है उसके बारे में वो रिटर्न भरता है। तो ये जो रिटर्न भरता है ये एक्चुअल में इन रिटर्न को भरने के बाद में जब वो है वो ये उसकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, इन सब का जो हिसाब है वो एक तरह से अपन इसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। तो ये जो नेट टैक्स लायबिलिटी अगर कोई और है तो उसकी जमा कराता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन खुद करदाता ही संपन्न करता है, इसलिए इसका नाम सेल्फ असेसमेंट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 1, फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 2 एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 ऑल टुगेदर आर कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ये सब मिलाकर के सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि ये सारे कार्य ऑनलाइन स्वयं करदाता करता है, इसलिए इसका नाम सेल्फ असेसमेंट हो गया। दूसरी अंतरिम कर निर्धारण, ये इंटरिम असेसमेंट है, या इसको हम प्रोविजनल असेसमेंट भी कहते हैं। ये प्रोविजनल या अस्थायी कर निर्धारण भी कह सकते हैं। यह कर निर्धारण जो है वो धारा 60 के अंतर्गत होता है, सेल्फ असेसमेंट धारा 59 के अंतर्गत होता है। धारा 60 के अंतर्गत से जो है वो प्रोविजनल असेसमेंट की कुछ परिस्थितियां होती हैं। यह परिस्थिति क्या होती है, जब जो करदाता होता है वो आपूर्ति के मूल्य को निर्धारण करने में असमर्थ हो, वो नहीं कर सके, और साथ ही कौन सी दर उसमें लगेगी ये निर्धारित करना भी उसके बस की बात नहीं हो, तब ये अंतरिम कर निर्धारण की बात आती है। और इसके लिए वो क्या करता है कि पहले उचित अधिकारी के सामने आवेदन करता है, यानी अप्लाई करता है उचित अधिकारी के सामने। और जब वो आवेदन करेगा, सबसे पहला काम उस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करेगा, तो वो अपना एक विस्तृत लिखित उसमें आवेदन प्रस्तुत करेगा और वो ये कहेगा कि भाई उस आवेदन के अंतर्गत वो एक उल्लेख करेगा कि कुछ विशिष्ट ऐसे कारण हैं, कुछ आधार हैं जिनके कारण से वो खुद स्वयं निर्धारण नहीं कर सकता, यानी वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता, इसलिए आपकी जरूरत है।
इसी तरीके से वो समय भी बताएगा जिसके लिए उसको अंतरिम जो है निर्धारण उसने चाहा है। भाई वो ये रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे बस की बात नहीं है, आप निर्धारित करके दीजिए कि कितना है, तो वो परिस्थितियां बताएगा कि इन परिस्थितियों के कारण से वो खुद निर्धारित नहीं कर सकता, नंबर एक। दूसरी, वो समय बताएगा जिसके लिए कि उसे प्रोविजनल असेसमेंट उसने चाहा है। इसी तरीके से कर की दर की या आपूर्ति का मूल्य जो करदाता ने प्रस्तावित की है वो भी वो बता देगा कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन वो श्योर नहीं होता तो वो अपनी ओर से ये कहेगा कि ये कर की दर है और ये मूल्य है, और एक वो घोषणा पत्र भी उसमें साथ में संलग्न करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि करदाता जो है वो उचित अधिकारी द्वारा किसी भी तय तिथि को वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विद इंफॉर्मेशन वो उपस्थित हो जाएगा, ये डिक्लेरेशन वो उसके साथ में करता है। तो ये काम जो है वो ये मतलब इसकी प्रक्रिया हुई आवेदन की। अब आवेदन प्रक्रिया करने के बाद में उसका अंतरिम कर निर्धारण का आदेश देगा उचित अधिकारी, और उचित अधिकारी जब आदेश देगा, आदेश जारी करेगा अंतरिम कर निर्धारण का, तब वो इस आदेश में ये बातें लिखेगा क्या कि वो कौन से आधार हैं जिनके कारण से, हालांकि उसने अपने आधार दिए हैं लेकिन हो सकता है वो सेम ही हो, लेकिन दूसरे फिर अधिकारी जब वो अपना आदेश प्रसारित करेगा तब वो ये कहेगा कि वे आधार कौन से हैं जिनके कारण से उसने अस्थायी कर निर्धारण किया है या अंतरिम कर निर्धारण किया है, तो वो आधार वो बताएगा। उसके बाद में वो कर की दर और मूल्य भी बताएगा जिस पर उसका अंतरिम जो कर निर्धारण किया गया है वो, अब वो वहां पर उल्लेख करेगा कि ये आपकी कर होगी और ये आपका ये मूल्य होगा। अब तीसरी बात ये होती है, पहले तो उसने आधार बताए, उसके बाद में उसने मूल्य और कर की दर बताई, उसके बाद में कहेगा कि जो करदाता ने जो टैक्स जमा कराया है और वास्तव में उसका जो बनता है उसका डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो वो अंतर राशि जो है उसको इसके लिए वो कहेगा कि वो बॉन्ड जमा कराने के लिए कहेगा अंतर राशि के लिए, और इसके लिए अगर कोई जमानत राशि की भी जरूरत हो तो वो जमानत राशि भी जमा कराने की कोई बात हो तो जमानत राशि के लिए भी वो उसके अंतर्गत उचित अधिकारी जो तय करता है जमानत राशि उसका भी उसके अंदर उल्लेख होगा। तो ये चार चीजें जो हैं वो अंतरिम आदेश में होंगी। प्रोविजनल जो ऑर्डर जारी किया जाएगा उसमें ये असेसमेंट ऑर्डर जो होगा उसमें होगी। उसके बाद में क्या होगा, तो चूंकि प्रोविजनल है, ये अंतरिम है, ये अस्थायी है, उसके बाद में अंतिम कर निर्धारण होगा जिसको हम फाइनल असेसमेंट कहते हैं। अंतिम कर निर्धारण क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो अंतरिम आदेश जारी किए गए थे उसके जो है वो 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर उसका अंतिम कर निर्धारण हो जाना चाहिए। तो ये जो है 6 महीने के बाद में अब वो फाइनल हो जाएगा कि भी एक्चुअल में आपका ये इतना बनता है, और ये 6 महीने की अवधि है वो भी जो संयुक्त या अतिरिक्त अधिकारी हैं वो और मतलब इसको जो है वो आगे 6 माह के लिए और बढ़ा सकते हैं, और यदि वास्तव में आयुक्त है वो चाहे तो इसको 4 वर्ष तक भी आगे बढ़ा सकता है अंतिम कर निर्धारण के लिए। तो ये एक इसकी प्रक्रिया होती है प्रोविजनल असेसमेंट की। इसके बाद में अपन आते हैं संवीक्षा कर निर्धारण, जिसको अपन रिव्यू असेसमेंट या स्क्रूटिनी है, एक तरह से हम स्क्रूटिनी असेसमेंट कहते हैं। समीक्षा कर निर्धारण होता है, समीक्षा नहीं है, ये संवीक्षा है यानी स्क्रूटिनी है। तो स्क्रूटिनी असेसमेंट जो होगा वो धारा 61 के अंतर्गत होगा। धारा 61 के अंतर्गत जो है वो स्क्रूटिनी असेसमेंट होगा। ये स्क्रूटिनी असेसमेंट भी वास्तव में कोई अधिकारी के द्वारा दिया गया कोई आदेश नहीं है। स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या होता है, एक्चुअल में उसने जो भी अपने जो असेसमेंट करके या सेल्फ असेसमेंट के तरीके दाखिल किया है, जो विवरणी दाखिल की हैं, वो केवल अधिकारी जो उचित अधिकारी है वो ये देखता है कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, यानी कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। वो जांच पड़ताल उस रिटर्न की ही करता है। वो तो रिटर्न की जांच पड़ताल के फलस्वरूप अगर उसका कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई अंतर, कोई डिफरेंस नजर आता है तब वो करदाता को स्पष्टीकरण मांग सकता है। इसमें अधिकारी रिटर्न की सत्यता और शुद्धता की जांच करता है। इसमें अधिकारी रिटर्न की सत्यता और शुद्धता की जांच करता है। जब अधिकारी करदाता को स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो जाता है तब तो करदाता को सूचना दे दी जाएगी और कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई उसके लिए नहीं की जाएगी। लेकिन यदि वो अधिकारी उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है कि जो डिस्क्रिपेंसी आई है उसके बारे में उसने जो नोटिस जारी किया है उसका कोई जो है सेटिस्फैक्टरी उसका जवाब नहीं मिलता है, तब वो
30 दिन के भीतर जो है वो स्पष्टीकरण का जवाब न देना, इसका कारण क्या हो सकता है? संतुष्ट क्यों नहीं होगा? या तो उसने जो आदेश जारी किया है, स्पष्टीकरण का जो नोटिस दिया, उसके 30 दिन तक उसका जवाब ही नहीं आता, या फिर जो कमियां उसने उल्लिखित की गई हैं उन कमियों को वो उस अवधि में पूरा नहीं करता है कि भाई आप इतने दिन में इन कमियों को पूरा कीजिए, या तो उन कमियों को पूरा नहीं करता है या फिर वो जवाब भी नहीं देता है। इन 2 कारणों से अधिकारी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट नहीं होने का मतलब यही हुआ कि जो उसने कारण गिनाए थे कमियों के, वो कमी दूर नहीं हुई या उसने कोई जवाब नहीं दिया, तब वो संतुष्ट नहीं होगा। अब संतुष्ट नहीं होगा तो उचित अधिकारी क्या करेगा? अब ये उचित अधिकारी द्वारा किए जाने वाले काम हैं ABCD, ये 4 ये बातें बताते हैं। वो क्या कहेगा? वो धारा 65 के अंतर्गत स्वयं अंकेक्षण कर सकता है, वो विशेष अंकेक्षण भी, स्पेशल ऑडिट भी कर सकता है धारा 66 के अंतर्गत। करदाता के जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, यानी व्यवसाय के स्थान हैं, उनका निरीक्षण और खोज कर सकता है। ठीक है, सर्च एंड सीजर हो सकते हैं वहां पर, और डिमांड या रिकवरी प्रावधानों को शुरू कर सकता है, यानी डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस भी वो लागू कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो कहेगा कि भी आपकी डिस्क्रिपेंसी है, आपने ये जितना टैक्स किया उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी बनती है, और वो इसका कोई जवाब नहीं देता है, उससे संतुष्ट नहीं होता है उसके जवाब से। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो कार्रवाई करेगा वो खुद उसकी ऑडिट करेगा, स्पेशल ऑडिट कर सकता है, ये उसके जो जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं उनका निरीक्षण कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, और इसके अलावा फिर ऐसी सब चीज़ों के बाद में वो जो है वो उसकी डिमांड एंड रिकवरी सब चीज़ें वो है वो लागू कर सकता है उनसे वसूल करने के लिए। तो ये काम जो है वो एक्चुअल में ये स्क्रूटिनी असेसमेंट ही है, और ये स्क्रूटिनी असेसमेंट एक्चुअल में उसको कोई इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तभी वो इसकी नोटिस में आती है, तभी वो इसकी इस बात के लिए वो इसमें स्क्रूटिनी में जाता है। नेक्स्ट जो है सर्वोत्तम कर निर्धारण होता है, जिसको अपन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। ये सर्वोत्तम असेसमेंट जो है निर्णय वो धारा 62 और धारा 63 के अंतर्गत होता है। धारा 62 के अंतर्गत तो क्या होता है कि अगर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का कर निर्धारण होता है। अगर मान लीजिए किसी को रिटर्न दाखिल करनी है और वो रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करता है, तब उसके कर निर्धारण उचित अधिकारी ही करेगा। तो वो सर्वोत्तम निर्धारण करता है। उसके उपरांत सूचनाओं और स्पष्टीकरण तो है नहीं कोई, लेकिन कोई भी सूचनाएं उसके पास में जो अवेलेबल हैं उनकी जांच करके वो निर्धारण करेगा। तो एक परिस्थिति तो इसकी ये होती है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की, जब वो रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। और दूसरी जो परिस्थिति होती है वो कोई भी अपंजीकृत करदाता का कर निर्धारण है, वो जो मतलब जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और टैक्स के दायरे में आ रहा हो, मान लो उसकी लाइबिलिटी बन रही हो टैक्स की, लेकिन वो उसने पंजीकरण नहीं करवाया है या उसको पंजीकरण कराना आवश्यक भी नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति है, जब ऐसी स्थिति में अगर कोई लाइबिलिटी है तो फिर वो करेगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का जब पंजीकरण होता है का कर निर्धारण होता है, तो यानी असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, तो ये धारा 62 के अंतर्गत वो करता है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति उचित अधिकारी से नोटिस पाने के बाद भी रिटर्न फाइल, अब वो क्या करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करता तो नोटिस आता है। जब नोटिस का जवाब भी वो नहीं देता है तो फिर वो स्वयं के विवेक से वो क्या करता है, सर्वोत्तम निर्णय उसकी जो भी उपलब्ध सूचना वो सामग्री है उसका उपयोग करते हुए दायित्व का निर्धारण कर देगा। किंतु यदि पंजीकृत व्यक्ति जो है वो नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर एक वैध रिटर्न फाइल कर देता है तो फिर उचित अधिकारी कर निर्धारण आदेश को वापस ले लेगा। भाई जैसे मान लीजिए उसका जो नोटिस मिला और उसके बाद में उसने कुछ नहीं किया तो उसने सर्वोत्तम का निर्धारण कर दिया, वो सर्वोत्तम का निर्धारण करके उसको सूचना दे देगा उचित अधिकारी। उसके बाद में उसकी अकल आती है और वो फिर उसके 30 दिन के भीतर वो खुद ही अपनी वैध रिटर्न फाइल कर देता है। तो वैध रिटर्न फाइल कर देता है तो फिर वो सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण तो फेल हो जाता है, यानी उसको वो वापस ले लेगा। और उसने जो रिटर्न फाइल की है उसके अंदर अगर मान लीजिए उसने लेट रिटर्न फाइल करके प्रावधान है, उसके अनुसार ब्याज है, कोई अर्थदंड है या कोई लेट फीस है, इन सब कुछ चीज़ों को प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसने अगर वैध रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर ऐसी स्थिति में वो सर्वोत्तम निर्णय को वापस ले लेगा। तो एक तो कंडीशन ये हुई कि उसने रिटर्न फाइल नहीं की बार बार नोटिस देने के बाद, तो वो सर्वोत्तम निर्णय करने की नौबत आई।
दूसरी नौबत यह आती है कि मान लीजिए कोई अपंजीकृत व्यक्ति है और वो पंजीकरण के लिए दायी हो जाता है, उसकी एक निर्धारित लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाती है उसकी, मान लीजिए जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो, तो ऐसी स्थिति में लायबल हो जाएगा, लेकिन उसने रिटर्न दाखिल नहीं की। तो अपंजीकृत है, चूंकि वो है ही अपंजीकृत, उसने पंजीकरण नहीं करवाया, काम तो उसको पहले पंजीकरण कराना था, रिटर्न फाइल करने की बात तो बाद की होती है, तो उसने पंजीकरण नहीं करवाया, वो लायबल हो गया, तो फिर उसको सर्वोत्तम कर निर्धारण करना पड़ेगा। दो परिस्थिति हो सकती है इसकी, या तो वो लायबल हो जाए या उसका पंजीकरण ही निरस्त कर दिया जाए, किसी कारण से उसने सही तरीके से काम नहीं किया या उसके पंजीकरण में कोई दोष है या कोई घपला है, कोई ऐसी कोई इरेगुलरिटी है, तो उसके पंजीयन को निरस्त करता है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी लगाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो दो कारणों से मुख्य रूप से हो जाती हैं। तो वो सर्वोत्तम कर निर्धारण है वो सूचना सामग्री का उपयोग करते हुए कर देगा, और वो ये 5 वर्ष के भीतर जो है, जिस वर्ष का उसने कर नहीं चुकाया था उसके 5 वर्ष के भीतर ये ऐसा किया जा सकता है, 5 वर्ष तक ऐसा किया जा सकता है। तो ये लायबिलिटी है वो पीछे से भी उसको दी जा सकती है। और इसके बाद में है समरी असेसमेंट, जिसको हम फाइनली कहते हैं सारांश कर निर्धारण। यह धारा 64 के अंतर्गत होता है कि जब किसी उचित अधिकारी के पास इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि कोई व्यक्ति कर के दायरे में है और उसने जानबूझ करके कर का भुगतान नहीं किया है, और जो रिटर्न फाइल की है उसके आधार पर शीघ्र ही कर निर्धारण की आवश्यकता है, अन्यथा सरकार को जो है वो आय का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह बात यहां पर उचित अधिकारी के पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए, उसके पास इस बात के प्रमाण होने चाहिए कि भाई जो रिटर्न फाइल की गई है या तो उसने कर ही नहीं जमा कराया करदाता ने, या तो करदाता ने कर ही नहीं जमा कराया, या जो रिटर्न फाइल की है वो उसके आधार पर उसको ये पता लगा कि नहीं भाई ये सरकार को जो है आय का नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने ये कमियां रखी हैं, या जो टैक्स के दायरे में है उसने जानबूझ कर का भुगतान नहीं किया। ये सब चीजें अगर वो उचित अधिकारी इस बात के लिए संतुष्ट होता है और उसके नोटिस में ये बात है, तो फिर ऐसी स्थिति में उचित अधिकारी अतिरिक्त संयुक्त उप आयुक्त से ये अनुमति प्राप्त करेगा और फिर इस बात का कर निर्धारण का आदेश देगा, यानी समरी असेसमेंट का जो है वो आदेश दे देगा। करदाता इस आदेश के प्रत्युत्तर में 30 दिन के भीतर फॉर्म जीएसटी ASMT 17 में एक आवेदन अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त को देगा और उसके संतुष्ट होने पर यह आदेश वापस ले लिया जाएगा। यह दरअसल स्क्रूटनी वाली किसी ही बात हो गई, या क्योंकि जिसके अंतर्गत जो है वो इसने कर निर्धारण नहीं किया, किसी भी कारण से कर का भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में ये सारांश कर निर्धारण के लिए वो उससे उच्च अधिकारियों से उचित अधिकारी अनुमति प्राप्त करता है, अनुमति प्राप्त करके वो समरी असेसमेंट कर देता है। लेकिन करदाता ऐसे समरी असेसमेंट के 30 दिन के भीतर यदि उच्च अधिकारियों को ये इस बात के लिए संतुष्ट कर देता है उनको रिटर्न फाइल करके कि भाई ये मेरी असली रिटर्न है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आदेश को वापस ले लिया जाता है। तो ये संयुक्त आयुक्त को, यानी अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त को ये आवेदन करेगा उच्च अधिकारियों को, क्योंकि इसकी अनुमति भी उसने उसी अधिकारी से ली थी, उचित अधिकारी ने, तो वो उन अधिकारियों को इसके लिए जो है वो ASMT 17 में वो आवेदन करेगा और उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो ये आदेश वापस ले लिया जाएगा। तो ये एक तरह से फास्ट ट्रैक असेसमेंट कहलाता है, इट इज कॉल्ड ए फास्ट ट्रैक असेसमेंट। तो ये एक्चुअल में ये सब चीज़ें जो हैं वो असेसमेंट से रिलेटेड हैं। ये आपको अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत आपको सारे असेसमेंट के बारे में बता दिया गया है, जो कि एक्चुअल में किस प्रकार के कर निर्धारण या कर के दायित्व का निर्धारण करने के संबंध में होती हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।